प्रधानमंत्री मोदी को किन देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, ए और बी दोनों, और इसके अलावा ईरान है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों, अर्थात पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों ही देशों से वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन में देखने का प्रयास कीजिए। न्यू गिनिया यहाँ पे है, न्यू गिनी, और यहाँ पे है फिजी। पूरा ये यहाँ पे अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो पैसिफिक जो ओशियन है उसी के किनारे सब यहाँ पे बसा हुआ है। न्यू गिनी और फिजी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मलेशिया के अंतर्गत सब ये शामिल है। तो पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता में प्रयास लाने के लिए मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब उस नागरिक जो पुरस्कार का नाम है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू इसे बोला जाता है, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। वहीं फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका के द्वारा फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को पलामू का एबाकल अवार्ड भी मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, पलामू का एबाकल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो 3 जगहों से हमने देख लिया। न्यू गिनिया से ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, और फिजी से हो जाएगा सितविनी राबुका, और पलामू से हो जाएगा एबाकल। गूगल पे अब निम्नलिखित में से किस क्रेडिट कार्ड का समर्थन करेगा? वीज़ा क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड, मास्टर हो गया, भारत पे क्रेडिट कार्ड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। गूगल पे अब रुपे क्रेडिट कार्ड को समर्थित करेगा, सपोर्ट करेगा। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई के सहयोग से गूगल पे रुपे क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर यहाँ पे सपोर्ट करेगा। इसका मतलब यूपीआई पे ये सपोर्ट करेगा। यह सुविधा गूगल पे उपयोगकर्ताओं को अधिक लचीलापन देगी और भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने में वृद्धि करेगी। यह सुविधा अगर देखा जाए तो पहले से एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, कोटक, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध होगी। रुपे को आप लोग ध्यान से देखना है कि यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है, जिसे 2014 में जो जारी किया गया था एनपीसीआई, ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई द्वारा परिकल्पित और इसे लॉन्च किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की। पुरस्कार का नाम क्या है? शिक्षा पुरस्कार, हिंदी लेखक पुरस्कार, प्रेरित शिक्षा पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए, शिक्षा पुरस्कार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार और हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद करने का फैसला लिया है। हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1992 से केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पुरस्कार शुरू किया गया था। शिक्षा पुरस्कार के तहत हर साल इसमें 1 लाख रुपए 5 लोगों को यहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाता था। भारत के किसी भी हिस्से के लेखक या प्रकाशक अपनी ओर से इस पुरस्कार के लिए अपनी पुस्तकें जमा कर सकते थे। इस पुरस्कार के लिए हिंदी और गैर हिंदी भाषा लेखकों द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों पर विचार किया जाता था। अब यहाँ पे गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों के लेखकों के द्वारा हिंदी में लिखने को बढ़ावा देने के लिए हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार देना शुरू किया गया था। तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। कई सारे जो लेख है, पत्रिका है, बुक है, ठीक है, सब हिंदी में लिखा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस पुरस्कार को यहाँ पे बंद करने का, ठीक है, घोषणा कर दिया गया है। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, जिसको KHFDC ने अपने डैश का उपनाम अपनाने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। पति है, पिता है, ए और बी दोनों माँ। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है वे अपने आप को मातृ सत्तात्मक समाज से, ठीक है, मतलब संबोधित कहलाना यहाँ पे पसंद करते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी,
ए और बी यहाँ पे दोनों। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद ने अपने पति या पिता के उपनाम को अपनाने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ पे जो ये संस्था है, इस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यह फैसला खासी समाज के मातृसत्तात्मक रीति रिवाज को संरक्षित करने के लिए ये सब यहाँ पे किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि खासी संस्कृति के अनुसार बच्चे अपनी माँ का उपनाम लेते हैं और परिवार में सबसे छोटी बेटियाँ अपनी माता पिता के घर की यहाँ पे विरासत लेती है। और नवंबर 2021 में ही एक विधेयक में पेश किया गया जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि महिलाएं और बच्चे अपने पति या पिता के रीति रिवाजों को अपनाते हैं या उन्हें अपने उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए, जो भी यहाँ पे अपनाते हैं अपने पति या पिता के जो सरनेम है। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में तीनों अगर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मातृसत्तात्मक समुदाय में रहने वाले जो लोग हैं और इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्रम से कितने बार इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी ये एरिया है बोडोलैंड, इधर है कार्बी, ठीक है, एंगलोंग का देखेंगे। अभी भी जो मेघालय और जो आसाम का जो क्षेत्र है, ठीक है, कार्बी एंगलोंग को लेके बहुत ही यहाँ पे, ठीक है, कई जगह हिंसा झड़प होती ही रहती है। सदर हिल्स है, इसके अलावा त्रिपुरा है इधर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे चकमा एडीसी है, इसके अलावा इधर लाई एडीसी, मारा एडीसी, वैसे ही यहाँ पे है त्रिपुरा, ठीक है, TADDC इसको, ठीक है, टाड भी बोला जाता है। पीएम मोदी ने 20 जुलाई 2023 को तीसरे क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में निम्न में से किस स्थान पर भाग लिया? हिरोशिमा है, सिडनी, टोक्यो, कैनबरा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हिरोशिमा में। इस शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम है एंथनी अल्बनीस। वैसे ही यहाँ पे जापानी के, ठीक है, जापानी जो पीएम है जिनका नाम है फूमियो किसीदा और यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है, जोसेफ बाइडेन के द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया था। नेताओं ने क्वाड राजनेता दृष्टिपत्र वक्तव्य यहाँ पे जारी किया था जिसमें बताया गया था कि भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए अस्थायी भागीदार यहाँ पे, ठीक है, जारी किया गया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा पूर्ति श्रृंखला पहल की घोषणा की। उन्होंने क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम भी घोषणा की और समुद्र में केबल के डिजाइन हो गया, निर्माण हो गया, उसका बिछाने के लिए उसका रख रखाव हो गया, समुद्री, ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटी है सब पे यहाँ एक साथ सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक विशेषताओं का लाभ उठाने के लिए केवल संचार, संपर्क और सहनीयता के लिए साझेदारी की घोषणा की गई। पीएम मोदी ने 2024 में, जो कि 2024 में जो क्वाड का जो सम्मेलन होने वाला है, ठीक है, भारत में ही यहाँ पे होने वाला है, तो उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रित भी किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वाड के जो 4 मेंबर मौजूद हैं अस्थाई, यूएसए है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यहाँ पे भारत है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। किससे संबंधित है? तो ई विधानसभा एप्लीकेशन। अभी साफ साफ लग रहा है यहाँ पे कि सारी चीज़ों को यहाँ पे डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे किया जाए ताकि जो, ठीक है, जो कागजी जो कार्यवाही है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, पेपरलेस। ठीक है, चेन्नई है, मुंबई है, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली। मई 2023 से 2 दिनों के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को पूरी तरीके से यहाँ पे पेपरलेस बनाना है। कार्यशाला हाउस बिजनेस के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने के लिए सभी यहाँ पे, ठीक है, स्टेट हो गया या फिर यूनियन टेरिटरी हो गया, सभी क्षेत्रों में, ठीक है, जो भी विधानमंडल है वहाँ पे इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि सारे लोग इस चीज़ को यहाँ पे अपनाएं। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो
नेवा जो है सरकार के डिजिटल कार्यक्रम के तहत इसको अपनाया जा रहा है। नेवा के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य नोडल जो मंत्रालय है यहाँ पे, ठीक है, मंत्रालय है यहाँ पे, संसदीय कार्य जो मंत्रालय है यही इसका नोडल मंत्रालय है। ध्यान रखिएगा, नोडल मंत्रालय है किसका, तो नेवा का है यहाँ पे। और इसका लक्ष्य यही है कि सारे के सारे जो भी विधानमंडल है, विधानसभा है, वहाँ पे पेपरलेस कार्य किया जाए। अब पेपरलेस कार्य करने से देखिए होगा क्या कि ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ पे आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि वो एक कठोर कह सकते हैं कि एविडेंस के रूप में लंबे समय तक मौजूद रहेगा। राष्ट्रमंडल दिवस 2023 की थीम क्या है? फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग ए कनेक्टेड कॉमनवेल्थ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एवं पीसफुल कॉमन फ्यूचर। हर साल देखिए यह 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अब इसमें बात करें तो यह अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन और अमेरिकी हो गया, ठीक है, अमेरिका, प्रशांत और यूरोप के देशों में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस की जो थीम है फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। इस दिवस का पहला जो उत्सव है 24 मई 1902 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के साथ मनाया गया था। शुरुआत में इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल यहाँ पे कर दिया गया, राष्ट्रमंडल यहाँ पे कर दिया गया। अब राष्ट्रमंडल में देखेंगे तो हम जनरली वही सारे देश शामिल हैं जो कभी न कभी, ठीक है, ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करते थे, लेकिन ये अब यहाँ पे उपनिवेशीकरण की भावना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे संप्रभुता की भावना से सारे लोग, ठीक है, एक दूसरे से अपने व्यापारिक हितों को लेके या फिर जो भी यहाँ पे सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। 24 मई को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तेलंगाना के श्रम मंत्री चमकुराम मल्लारेड्डी, मुख्यमंत्री पिनाई राजविजयन, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो है उसके जो भारत के जो प्रमुख हैं सातोशी सासाकी। इनका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भारत के जो प्रमुख हैं सातोशी सासाकी। अब यहाँ पे 24 मई को जो उद्घाटन किया गया है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाई राजविजयन द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का जो आयोजन है यहाँ पे श्रम विभाग के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, राज्य योजना बोर्ड के सहयोग से किया गया है। यह नई नीति और राज्य में श्रम क्षेत्र में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे जैसे कि तेलंगाना के श्रम मंत्री चमकुराम मल्लारेड्डी भी थे, इसके अलावा विजयन तो थे ही यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो, ठीक है, प्रमुख हैं यहाँ पे सातोशी सासाकी, ये भी यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा बिहार के जो श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री पिनाई राजविजयन के द्वारा। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने पूर्वी गोदावरी जिले के कोवूर में 9.95 लाख छात्रों की माताओं को डैश डैश रुपये यहाँ पे जारी किए गए। इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 556 है, 595, 670, 703, ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 703 करोड़ रुपए 24 मई के आसपास, ठीक है, कोवूर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जगन्नाथ विद्या दिवेना सहायता की गई। यह राशि जनवरी मार्च, ध्यान से देखते चलिए, यह राशि जनवरी मार्च 2023 तिमाही के लिए जारी की गई है और इसे सीधे लाभार्थियों के DBT के माध्यम से जमा किया जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। सरकार आर्थिक रूप से गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तिमाही आधार पर कुल पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रही है। इस योजना के तहत एक परिवार में मात्र, ठीक है, मतलब जो पात्र हैं यहाँ पे बच्चों की संख्या पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेगा। मतलब एक फैमिली में ऐसे समझिए कि जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, सब यहाँ पे इलाइजेबल है, सबको यहाँ पे दिया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार कानून लागू होने से किसी अनुबंध के लिए प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि इसका एक पक्ष भारत का राष्ट्रपति है। बिल्कुल ही यहाँ पे सही स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक निविदा के संबंध में विवाद के मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में संघ के खिलाफ ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में यह फैसला आया। बिल्कुल सही है। तो अभी देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने हाल ही में एक फैसले में कहा था कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पे, एकदम ध्यान से सुनते चलिए, भारत में राष्ट्रपति के नाम पर किया गया अनुबंध किसी समझौते के पक्षकारों पर शर्तों को लागू करने वाले किसी भी वैधानिक नुस्खे के आवेदन के खिलाफ प्रतिरक्षा नहीं बना सकता है और ना ही बन सकता है जब सरकार अनुबंध में प्रवेश करने का विकल्प चुनती है। ग्लॉक ने समझौते के एक मध्यस्थता खंड के खिलाफ अपील जारी की गई थी, जो गृह सचिव को कानून मंत्रालय में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में एक अधिकारी नियुक्ति करने में सक्षम बनाया हुआ था। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि यह खंड मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) की स्पष्ट उल्लंघन था। यह प्रावधान अनिवार्य करता है कि कर्मचारी हो गया, सलाहकार या किसी अन्य पिछले या वर्तमान व्यावसायिक संबंध हैसियत से मध्यस्थता के किसी भी पक्ष के साथ पिछला या मौजूदा संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति होने के लिए बिल्कुल यहाँ पे अयोग्य होगा। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि गृह सचिव को भी यहाँ पे पूरी तरीके से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण 23 मई को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में शुरू हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा संस्करण। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर। 23 मई को गौतम बुद्ध नगर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले प्रतिस्पर्धी दिवस पर कबड्डी की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे 25 मई को ध्यान रखना है आपको कि 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आधिकारिक जो उद्घाटन है लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में देखा जाए यहाँ पे तो 21 खेल विषयों में 200 से अधिक विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 4000 से अधिक एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। आयोजन 3 जून तक किया जाएगा और समापन जो है इसका वाराणसी में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाराणसी में किया जाएगा। तभी अभी आप लोगों ने देखा कि गौतम बुद्ध नगर का नाम आ गया, वाराणसी का नाम आ गया, लखनऊ का नाम आ गया। इसमें एक और शहर है यहाँ पे गोरखपुर। इसका मतलब सीधा सा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 4 शहरों में उत्तर प्रदेश के आयोजित की जा रही है। नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, इसके बाद से वाराणसी, उसके बाद से यहाँ पे गोरखपुर। समापन कहाँ होगा? वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने 6000 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से एक बड़े फैसले में 31 दिसंबर 2022 तक विकसित सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इसका साफ साफ मतलब है कि चुनाव आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वादा कर सकते हैं या फिर अपने वोट बैंकों को खासकर नीचे के तबकों को अट्रैक्ट करने के लिए सब प्लानिंग अमूमन यहाँ पे, ठीक है, सारे राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ पे किया ही जाता है। 31 दिसंबर 2022 तक जितना भी अनधिकृत जो कॉलोनियाँ बसी हुई है सबको यहाँ पे क्या किया जाएगा? नियमित कर दिया जाएगा उसको। इन कॉलोनियों को विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और टोकन के रूप में कुछ कॉलोनियों के निवासियों को 500 निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वहाँ पे निर्माण कार्य किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इन अवैध कॉलोनियों के निवासियों को एक और बड़ी राहत देते हुए कहा कि इन अवैध कॉलोनियों के निवासियों से डेवलपमेंट जो यहाँ पे चार्जेज होगा, विकास जो शुल्क होगा यहाँ पे वसूला नहीं जाएगा। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए विधायक व सांसद निधि की, ठीक है, राशि जारी की जा सकती है, उनकी सहायता ली जा सकती है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नए संसद भवन में पीएम मोदी द्वारा सेंगोल स्थापित किया जाएगा। इस सेंगोल को भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था?
ये तो बहुत चर्चा में रहा, अमूमन आप सबको आता भी होगा। जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नए संसद भवन में पीएम मोदी द्वारा यहाँ पे सेंगोल को यहाँ पे हाल ही में स्थापित यहाँ पे कर दिया गया है। इस सेंगोल को भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को अपने आवास पर स्वीकार किया था। 14 अगस्त 1947 को रात को जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु में, इस मठ का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग, थिरुवदुथुराई, थिरुवदुथुराई, ठीक है, अधीनम, जो कि एक मठ है, वहीं पे, ठीक है, पुरोहितों के द्वारा, ठीक है, इस सेंगोल को यहाँ पे ग्रहण किया गया था। ठीक है, मैंने उन पुरोहितों से यहाँ पे सेंगोल को ग्रहण किया हुआ था। उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित कर दिया गया है। यह अमृतकाल का प्रतीक होगा। सेंगोल तमिल शब्द सेमई से यहाँ पे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता, नीति परायणता। ठीक है, तो इसको रखा गया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे चल के इसको म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन अब इसको, ठीक है, वहाँ से ला के इसको कहाँ, संसद भवन में, जो कि नया जो संसद भवन है नया, ठीक है, सेंट्रल विस्टा में यहाँ पे रखा जाएगा। मई 2023 में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने सीमा पर डैश डैश अन्य क्षेत्रों में विवादों को हल करने के लिए बात की। असम और मेघालय के बीच, ठीक है, दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा ये किया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, विवादित है यहाँ पे? तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने सीमा पर 6 अन्य क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत की। असम और मेघालय की जो भी यहाँ पे क्षेत्रीय समितियाँ 6 विवादित क्षेत्रों का दौरा करेगी और जुलाई के अंत तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद देखेंगे तो मुख्यमंत्री स्तर की समीक्षा बैठक होगी। बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री, जो कि आप लोग पता होना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जून में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कार्बी एंगलोंग अर्थात असम का यहाँ पे दौरा करेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया हुआ था कुछ देर पहले कार्बी एंगलोंग का। ठीक है, कार्बी एंगलोंग जो यहाँ पे थोड़ा मैप में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ये है असम है, ठीक है, मेघालय है, यही जो एरिया है आपको दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल असम और, ठीक है, मेघालय के जो सीमा वाला जो एरिया है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, कार्बी एंगलोंग। ठीक है, यहाँ पे अशांति जारी है और विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर जून के आखिरी हिस्से में मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे ताकि देखा जाए क्या सिचुएशन है। ठीक है, और जो भी कमेटी की यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, अनुशंसा आई है, उसको कैसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री में से किसने 24 मई 2023 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ध्यान रखिएगा CII, इसका मतलब होता है यहाँ पे CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, के वार्षिक सत्र को संबोधित किया और उद्योग जगत से मिशन हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को इनके द्वारा संबोधित किया। नई दिल्ली में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सत्र को संबोधित किया गया और उन्होंने भविष्य के रूप में हाइड्रोजन के महत्व पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में बोला कि ये उद्योगों में पूरी तरीके से क्रांति ला सकती है। उन्होंने औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और यहाँ पे कर भी रही है। ठीक है, जैसे कि केरला वगैरह में ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं कि डिजिटल पार्क वगैरह, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापना भी की जा रही है, कई जगह क्लस्टर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने लॉजिस्टिक पार्कों में प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डाला ताकि, ठीक है, वहाँ पे स्टोरेज अधिक से अधिक किया जा सके। टाइगर शार्क 40 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टोग्राम में BNS निर्विक में अभ्यास टाइगर शार्क 40 शुरू हुआ। यह एक संयुक्त बांग्लादेशी अमेरिकी नौसेना अभ्यास है। बिल्कुल यहाँ पे सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी।
एक और दोनों यहाँ पे सही है। चट्टोग्राम में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, BNS, ठीक है, BNS है, ठीक है, आपको इतना समझना है अभी। यह एक, ठीक है, बेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेस है यहाँ पे, नौसेना की एक बेस के रूप में स्थित है बांग्लादेश में। तो चट्टोग्राम में BNS से निर्विक में अभ्यास टाइगर शार्क 40 शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण में देखा जाए तो बांग्लादेश सेना और, ठीक है, नौसेना के विशेष बलों और अमेरिकी विशेष बलों ने हिस्सा लिया। इसका जो मकसद ही होता है, देखिए, देश के, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे सामरिक क्षमताओं को पूरी तरीके से बढ़ाना है, और इसका उद्देश्य है आपसी तकनीक और प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करना भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BNS निर्विक, ठीक है, स्पेशल वारफेयर डाइविंग एंड सेल्वेज बांग्लादेश नौसेना की एक विशिष्ट परिचालन इकाई है, और इसका जो बेस है या फिर अड्डा समझ सकते हैं, औपचारिक रूप से उसी को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, BNS निर्विक इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या है यह, स्पेशल वारफेयर अर्थात जो भी है, ठीक है, नाम से जैसे लग रहा है वारफेयर, यहीं से इसको पूरी तरीके से, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर कम्युनिकेशन किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापर अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे एक शब्द आया है, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन का मतलब ही होता है कि शहरीकरण या फिर औद्योगिकरण हो गया, अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम किया जाए, ठीक है, और उसको संरक्षित किया जाए, ताकि जो भी सटा हुआ इलाका है, ठीक है, वहाँ पे जो भी स्पेसीज है या फिर जीव जंतु है, उनको यहाँ पे संरक्षित किया जा सके। तो इसे आपको ध्यान रखना है। यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, राजस्थान में। पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापर अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। ताल छापर राजस्थान के चूरू जिला में स्थित है। इसकी, ठीक है, लगभग अगर यहाँ पे फैलाव देखा जाए तो 7.197 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1962 में एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 4500 से अधिक ब्लैक बॉक्स, ठीक है, सॉरी, ब्लैक बक होता है ना, ठीक है, ब्लैक बक्स, ठीक है, इसके अलावा चिंकारा, नाम जरूर आप लोगों ने सुना ही होगा, और जो भी यहाँ पे पक्षियाँ लगभग 250 से अधिक, ठीक है, पक्षियों का या फिर प्रजातियों का ये घर है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के रूप में, ठीक है, डेवलप किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का भी इसमें बड़ी मात्रा में सहयोग लिया जा रहा है। नेक्स्ट, गार्जी गोस्पोडिनो और एंजेला राडेल ने डैश डैश उपन्यास के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। इसका, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट है, न्यू वर्ल्ड है, टॉम्ब ऑफ सैंड है, टाइम शेल्टर है। तो यहाँ पे कौन सा उपन्यास के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टाइम शेल्टर। ध्यान रखिएगा, टाइम शेल्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गांजे गोस्पेडिनो और एंजेला राडेल, ठीक है, रोडेल है, इनका जो संबंध है यहाँ पे बुल्गारिया से है, ठीक है, बुल्गारिया के रहने वाले हैं, ठीक है, बुल्गारिया से इनका संबंध है। और ऐसा माना जा रहा है कि यह बुकर जो पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, जीतने वाला पहला बुल्गारियाई उपन्यास बन गया है। टाइम शेल्टर के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि एक ऐसे किले की कहानी है जहां अतीत को एक तरह से रिक्रिएट किया जाता है और हर मंजिल को अलग अलग दशक के रूप में दिखाया जाता है। इसका जो मकसद है, ऐसे लोगों की मदद करना है जो यहाँ पे खासकर डिमेंशिया से पीड़ित हैं। डिमेंशिया से जो पीड़ित होते हैं, खासकर वे अपनी पुराने बातें यहाँ पे भूल जाते हैं, ठीक है, भूलने की बीमारी एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, आप कह सकते हैं कि यह एंजेला रोडेल द्वारा, ठीक है, इसका अनुवाद यहाँ पे किया गया है, ठीक है। गार्जी गोस्पेडिनो ने इसको यहाँ क्या किया है, यहाँ पे लिखा है, और एंजेला रोडेल ने इसका ट्रांसलेट किया हुआ है। 2023 की इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण किसने जीता?
जेस्विन एल्ड्रीन, जालन रकर, रिथ अब्राहम, मुरली श्री शंकर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस के कालिथिया में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूद में कह सकते हैं, ठीक है, कि स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता हुआ है, जबकि जैस्विन एल्ड्रीन ने रजत पदक जीता हुआ है। मुरली श्रीशंकर ने सीजन की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई है, 8.18 मीटर की छलांग लगाई और उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक जेस्विन एल्ड्रीन को यहाँ पे हरा दिया, रजत पदक उन्होंने जीता हुआ। यह मुरली श्रीशंकर की साल की तीसरी प्रतियोगिता है और तीसरा यहाँ पे गोल्ड भी है। 3 बार इन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और 3 बार इन्होंने, ठीक है, गोल्ड भी जीता है। तो इस लिहाजे से प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोवा ने पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, उत्तराखंड। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उत्तराखंड। गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन, जिसको कि MOU यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य अब क्या होगा? देख पा रहे हैं गोवा भी पर्यटन का बहुत बड़ा हब है, उत्तराखंड भी यहाँ पे बहुत बड़ा हब है यहाँ पे। तो इसका उद्देश्य यही है कि यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और यह पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए आसान यात्रा का भी समर्थन करेगा। यह गोवा और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के सामने प्रदर्शन की दिशा में एक कदम है। इसे देखो अपना देश जो कि, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे चलाया जा रहा है, पहल के साथ इसको जोड़ा गया है। इस MOU के तहत उत्तराखंड और गोवा के बीच सीधी उड़ान यहाँ पे शुरू की जाएगी और यात्रा का समय देखिए 7 घंटे से यहाँ पे घटाकर 2.5 घंटे कर दिया है। तो आसानी से अब, ठीक है, गोवा में रहने वाले उत्तराखंड और उत्तराखंड में, ठीक है, जो भी पर्यटक है वो गोवा जा सकते हैं। तो इससे पर्यटकों का टाइम बचेगा, कम समय में वे अधिक से अधिक जगहों को घूम पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास को अगले स्तर तक ले जाने के लिए डैश डैश की मदद से इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल की स्थापना करेगी। RBI है, नाबार्ड है, NPCI है, नीति आयोग है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, नीति आयोग। राज्य के विकास को अगले स्तर तक ले जाने के लिए नीति आयोग की मदद से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल ITA की स्थापना की जाएगी। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल राज्य के कायाकल्प के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों की मदद करेगा और अपनी क्षमताओं को आगे लाएगा। इंस्टीट्यूट ज्ञान बढ़ाने के लिए पारिस्थितिक प्रणाली का विकसित करने में भी मदद करेगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, लद्दाख। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, चंडीगढ़। यह अवार्ड विभाग द्वारा मवेशियों के इलाज के कंप्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में गवर्नेंस के लिए ये दिया गया है। यह देश में पहली तरह का अपना पहला प्रोजेक्ट होगा। यह वेब आधारित एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर 5 सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों और चंडीगढ़ ने 9 पशुपालन उपकेंद्रों के पशु चिकित्सा विभाग की आवश्यकताएं, ठीक है, पूरी तरीके से पूरा करता है। इस एप्लीकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। रॉन डिसांटिस है, मार्क ड्रेकफोर्ड, क्रिस्टिना मूर, पीटर फिरब्राचे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रॉन डिसांटिस। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दौर में प्रवेश किया है। उन्होंने संघीय चुनाव आयोग के पास अपनी उम्मीदवारी का दस्तावेज दाखिल किया।
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रॉन डिसांटिस को डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा अभी विरोधी माना जा रहा है, कड़ा विरोधी माना जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के बीच उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। नवंबर 2024 में आम चुनाव के मतपत्र पर रिपब्लिक उम्मीदवार का सामना जो बाइडेन से होगा, क्योंकि अभी देखिए वहाँ पे जो ठीक है प्रांत कह सकते हैं या फिर जो भी राज्य होगा वहाँ से वे बारी बारी से ठीक है जीत के आते हैं। कोई भी यहाँ पे ठीक है राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा तो वहाँ पे इसी तरीके का कंपटीशन होता है, बिल्कुल ही नीचे के लेवल से उसको धीरे धीरे ऊपर आना आता है, ठीक है मैंने ऊपर आना होता है, तभी जाके वहाँ पे ठीक है लगभग दो जो प्रमुख पार्टियां हैं, दो ही प्रमुख पार्टियों के जो मेंबर वहाँ पे खड़े हो पाते हैं। तो नवंबर 2024 में यहाँ पे आम चुनाव के मतपत्र पर रिपब्लिक उम्मीदवार का जो सामना जो बाइडेन से होगा। रॉन डिसांटिस ने खुद को गेट इन एग्जीक्यूटिव के रूप में तैयार किया, जो संघीय सरकार की कोविड नीतियों के खिलाफ था। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है? गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TCS। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया है। जुगलबंदी जनरेटिव AI द्वारा संचालित एक बहुभाषी चैटबॉट है जिसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा की बाधाओं को तोड़ना और भाषाई पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी संचालित समाधान करना है। AI सुपर कंप्यूटर एरावत को अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची के 61वें संस्करण में कितना स्थान यहाँ पे दिया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C, ठीक है 75वां स्थान इसको दिया है। जर्मनी में अभी ये हुआ था, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची के 61वें संस्करण में इस एरावत को यहाँ पे 75वां स्थान दिया गया है। इसे CDAC पुणे में स्थापित किया जाएगा। CDAC ठीक है एक गवर्नमेंट ठीक है संस्था के रूप में मौजूद है। CDAC पुणे में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देश हाल ही में नए राजदूत नियुक्त करने और पूर्ण राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं? बहुत लंबे समय से इनके बीच ठीक है लगभग मनमुटाव की स्थिति यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अभी इसे ठीक कर लिया गया है। सऊदी अरब और कनाडा है, सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे अनुमान के आधार पर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है सऊदी अरब और कनाडा इसका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि सऊदी अरब में आपको ध्यान होगा कभी कुछ साल पहले ठीक है वहाँ पे जो महिलाएं हैं पत्रकारिता कर रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, तो उसके खिलाफ ठीक है उन लोगों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ खासकर ठीक है कड़ा रूप एहतियात अपनाते हुए सऊदी अरब ने उन लोगों को ठीक है जेल में डाल दिया था। तो उसी का यहाँ पे कनाडा ने बड़ी पुरजोर तरीके से विरोध किया हुआ था, जिसके बीच से देखा जाए तो दोनों के संबंधों में बिल्कुल यहाँ पे खटास आ गई थी। तो अभी इसको यहाँ पे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कनाडा के जो पीएम है जस्टिन टूडो और सऊदी अरब के जो ठीक है क्राउन प्रिंस हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान के बीच चर्चा के बाद यह फैसला आया है और सऊदी अरब और कनाडा ने पूर्ण राजनयिक संबंध यहाँ पे बहाल किए हैं। इसका मतलब सीधा सा है ठीक है कि सऊदी अरब का जो भी ठीक है जो राजदूत कनाडा जाएगा और कनाडा का राजदूत यहाँ पे ठीक है सऊदी अरब में आएगा, जिसके बीच दोनों के बीच ठीक है जो भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना पूरी तरीके से बनी रहेगी। अब इसका एक अलग इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि संबंधों के बहाल के हिस्से के रूप में जो भी यहाँ पे व्यापार वगैरह में जो यहाँ पे रोक लगाई गई थी, खासकर दंडात्मक व्यापार वगैरह ठीक है, तो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। 31 साल की मामला देखिए यहाँ पे 31 साल की हथलौल को, ये सऊदी अरब की महिला है, हथलौल को मई 2018 में दर्जन भर दूसरी महिला कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया। ये महिलाएं देश में ड्राइविंग और दूसरे महिला अधिकारों के लिए अभियान चला रही थी। सऊदी अरब में हिरासत में ली गई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए रियाद में कनाडा के दूतावास द्वारा प्रकाशित एक ट्वीट पर सऊदी अरब और कनाडा के बीच
संघर्ष शुरू हो गया था, मनमुटाव लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब इसे ठीक कर लिया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने मंदी की स्थिति में प्रवेश किया है? अभी देखिए रिसेशन का दौर चल रहा है, खासकर देखा जाए यूरोप के देशों में। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने रिसेशन में मंदी में प्रवेश कर लिया है। जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद ने अपना दूसरा तिमाही में देखा जाए तो कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है, संकुचित यहाँ पे हो गया पूरी तरीके से। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022 के अंत में 0.5% का जो संकुचन का जो दर था, वर्ष के पहले 3 महीने में जर्मनी का उत्पादन लगभग देखा जाए तो 0.3% तक यहाँ पे गिर गया। डिमांड नहीं है, ये भी आप समझ सकते हैं। घरेलू उत्पाद और सरकारी खर्चे में भी काफ़ी कमी आई है। पिछली तिमाही की तुलना में मशीनरी और उपकरणों के निवेश में लगभग 3.2% की वृद्धि हुई है। निर्माण क्षेत्र में निवेश भी 3.9% वहाँ पे बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए कब तक रह रहा है, ठीक है। हालांकि रिसेशन है, मंदी है, ठीक है, बहुत लंबा समय इसको नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि जल्दी वे लोग रिकवर कर लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में वर्चुअल रूप से, ठीक है, वर्चुअल रूप से जंगल सफारी का उद्घाटन किया। इस वन्यजीव अभयारण्य में देखा जाए तो तेंदुआ, भालू, चिंकारा, जंगली सुअर, कई सारे पक्षी पाए जाते हैं। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील डेबर झील के तट पे है। ध्यान रखिएगा, डेबर झील के तट पर स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 160 वर्ग किलोमीटर है। कृषि बीमा कंपनी ने डैश डैश क्षेत्रों के लिए बीमा उत्पाद लॉन्च किया। पशुधन है, जलीय कृषि है, रेशम उत्पादन, ऊपर के सभी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने पशुधन हो गया, जलीय कृषि और रेशम उत्पादन क्षेत्रों के लिए बीमा उत्पाद लॉन्च किया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ठीक है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को रेशम उत्पादन हो गया या फिर जलीय कृषि हो गया या फिर पशुधन हो गया, इन क्षेत्रों के लिए उत्पाद पेश करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस भी प्रदान किया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने पहले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा बाजार में 50% की जो हिस्सेदारी पर यहाँ पे कब्जा कर लिया है। तो अभी देख पा रहे कृषि बीमा कंपनी ने तीनों क्षेत्रों के लिए यहाँ पे बीमा लॉन्च कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन 25 मई को संयुक्त राष्ट्र डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित 3 भारतीय शांति सैनिकों में से एक यहाँ पे नहीं है? शिशुपाल सिंह है, समाली राम बिश्नोई, सब्बर ताहिर अली, सूरबीर सिंह सोलंकी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूरबीर सोलंकी यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखिएगा, सूरबीर सोलंकी यहाँ पे नहीं है। बाकी जो 3 है, इसमें 3 में यहाँ पे अगर ठीक है 2 को देखा जाए, खासकर शिशुपाल सिंह का जो संबंध है यहाँ पे सीकर से है और समाली राम बिश्नोई का संबंध हो जाएगा यहाँ पे बाड़मेर से है, ठीक है। ये दोनों ही बीएसएफ के जवान थे। और आपको जैसे मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र जो होता है ना, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो शांति रक्षक के तौर पे यहाँ पे ठीक है, लगभग देखा जाए तो हर देश के सेना इसमें ठीक है भाग लेते हैं, किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे जो मामला चल रहा था यहाँ पे ठीक है, खासकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन में लोग काम कर रहे थे और माना जाता है कि वहीं पे जो युगांडा के साथ कांगो सीमा के पूर्वी शहर गोमा में यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन के दौरान ये दोनों मारे गए। तो इसीलिए इनको यहीं पे दिया गया है, ठीक है, डैग हैमरस्कोल्ड मेडल।
इसको माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। सब्बिर ताहेल अली की बात करें तो इराक में, ध्यान रखिएगा, इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए एक नागरिक क्षमता में कार्यरत थे, जहाँ पे ठीक है इनकी मृत्यु हो गई। मैंने ठीक है जो भी था यहाँ पे लड़ाई वगैरह उसमें ये मारे गए। तो 3 लोग हैं, तीनों लोगों का आप लोग नाम जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। भारत ने पहली बार, ये भी ध्यान रखिएगा, 1950 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में यहाँ पे भाग लिया हुआ था। और उसके बाद से देखेंगे तो अमूमन यहाँ पे लगभग जो भी इसके मेंबर है वे अपने सैनिकों को भेजते हैं शांति सुरक्षा के नाम पे, फिर संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा के नाम पे। कौन सी संस्था दुग्ध उत्पादों की देशव्यापी निगरानी करेगी? भारतीय खाद्य निगम। उसके बाद है यहाँ पे FSSAI, इसको फसाई भी बोला जाता है, इसका सीधा सा मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाबार्ड, एपीडा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 25 मई को यहाँ पे फूड सेक्रेटरी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि मिलावट की जांच के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की देशव्यापी खुद वही निगरानी करेगा। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए चल रहे प्रयास के तहत अब जो भी यहाँ पे दुग्ध का जो आइटम होता है, जैसे कि खोया हो गया, छेना, पनीर, घी, मक्खन, दूध, दही, आइसक्रीम जैसे उत्पादों के नमूनों को भी यहाँ पे जांच की जाएगी। यह दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के लिए हॉट स्पॉट की यहाँ पे पहचान करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ठीक है ये मसला है, खासकर शहरों वगैरह में ठीक है देखने के लिए मिल रहा है कि दूध वगैरह में ठीक है कई बार दूध की जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी है, खासकर क्वालिटी बहुत यहाँ पे ठीक है निम्न दर्जे का भी होते हुए दिखता है। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे ठीक है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। 25 मई को किस शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए श्री गिरिराज सिंह द्वारा समर्थ अभियान शुरू किया गया? वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, लखनऊ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान को चला रहा है। 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था और आने वाला 15 अगस्त 2023 को ठीक है ये कंप्लीट होगा, तब तक बीच के समय तक जारी रहेगा। समर्थ अभियान का प्रमुख जोड़ है महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों का जो पहले NPA था, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट था, 2013 में 9.58% के आसपास था, अब इसे ठीक कर लिया गया है, ये घट के सीधे 2% के आसपास आ गया है। केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर राजेश गोपाल, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह, राजेंद्र कुमार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, डॉक्टर राजेश गोपाल। चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कारण क्या है तो आपको मैं बता दूं कि सरकार ने चीता के 3 शावकों की मौत के बाद इस कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों का 4 सदस्यीय परामर्श पैनल भी होगा। समिति मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सलाह देगा कि यह इको टूरिज्म के लिए चीता आवास खोलने का भी फैसला करेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सरकार डैश डैश का एक विशेष सिक्का लॉन्च करेगी। 100 रुपये, 150, 75, 200। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 75 रुपये का। 75 रुपये का सिक्का यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा गोलाकार होगा। इस इमेज में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, गोलाकार होगा और इसका जो व्यास होगा पूरा जो इसका यहाँ पे व्यास होगा, जो डायमीटर की बात की जा रही है, ये 44 मिलीमीटर के आसपास होगा और इसमें लगभग 200 यहाँ पे सिरेशन होंगे। सिक्के के अग्रभाग के मध्य में अशोक स्तंभ यहाँ पे ठीक है लगाया जाएगा और उसके नीचे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में यहाँ पे इंडिया लिखा रहेगा।
ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें पूरा पूरा इसकी, ठीक है, फॉर्मेशन की, किस तरीके से सिक्कों को किन किन, ठीक है, जो एलिमेंट है उसके माध्यम से बनाया गया है, तो इसमें लगभग 50% इसमें चांदी का प्रयोग किया गया है, सिल्वर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 40% यहाँ पे कॉपर का प्रयोग किया गया है, कॉपर का। और 5% के आसपास यहाँ पे हो जाएगा निकेल, ठीक है, निकेल। और 5% के आसपास यहाँ पे जस्ता का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक चतुष्कोणीय मिश्र धातु से बना है, जो कि चार, ठीक है, धातुओं को मिलाया गया है। सिल्वर है, कॉपर है, निकेल है और उसके बाद यहाँ पे जस्ता है। सिक्के के दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे संसद भवन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, संसद भवन की तस्वीर होगी, जिसके ऊपर देवनागरी लिपि में संसद और यहाँ पे क्या होगा, संकुल देख पा रहे हैं होगा, और नीचे अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा होगा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। यह लेकिन सिक्का ध्यान रखिएगा लीगल टेंडर नहीं है, यह एक स्मारक सिक्का होगा, जो कि ठीक है किसी न किसी अवसर पे ऐसे सिक्कों को जारी किया जाता है, लेकिन अब मार्केट में अब ये नहीं कि अब इसको लेके चला जाए, ठीक है, लीगल टेंडर नहीं होगा इसका। इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटी गवर्नमेंट द्वारा 26 मई 2023 को नई दिल्ली में इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना था। बिल्कुल यहाँ पे सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2023 से 24 हो गया, और उसके बाद 2030 से 31 तक 6,000 करोड़ रुपए की अधिक की कुल लागत पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र को इसके साथ साथ निजी भागीदारी के लिए भी खोल दिया गया है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग 3 वर्षों के भीतर माना जा रहा है कि 105 से अधिक, ठीक है, स्टार्टअप भी शुरू हो चुका है। और एल&टी और HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा घरेलू स्तर पर 5 PSLV का भी इसके तहत उत्पादन किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी पहल है, आप लोग जिसे देख पा रहे हैं। कर्नाटक में 27 मई 2023 को कांग्रेस सरकार कितने विधायकों को कैबिनेट में शामिल करेगी? 24, 34 से 44 से 54 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। कर्नाटक में 27 मई 2023 को कांग्रेस सरकार द्वारा 24 विधेयकों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। राज्यपाल जो वहाँ के हैं थावर चंद गहलोत विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे। 20 मई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं DK कुमार के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, अभी पूछ देगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ठीक है, तो सिद्धारमैया और 24 विधायकों को, ठीक है, मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 6 राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इस समझौते का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उसके बाद है राजस्थान। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिहार। बिहार को यहाँ पे नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए असम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, असम हो गया, गुजरात के साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो देख पा रहे टोटल कितना स्टेट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण की कार्यान्वयन योजना पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर वेब पोर्टल के लिए मैनुअल और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजीव मेमानी, आर दिनेश, संजीव कुमार, राजीव वर्मा। इसके करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, आर, ठीक है, दिनेश। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं आर दिनेश के बारे में। देखिए TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन, TVS
जो सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। टीवीएस ने उनके नेतृत्व में उनके कार्यकाल में 50 से अधिक देशों में अपने परिचालन का विस्तार किया है। फिलहाल देखा जाए तो वह बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज की यहाँ पे जगह लेंगे। राजू मेमानी को वर्ष 2023-24 के लिए यहाँ पे CII का यहाँ पे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने डैश डैश के लिए एक ट्रैकर को मंजूरी दी है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दुनिया में बाढ़ की बढ़ती संख्या, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा देखिए ए। ठीक है, अभी इसी को ट्रैकिंग के लिए मंजूरी दे दिया गया है। यह पहल गर्मी बढ़ाने वाली गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का समर्थन करेगी, जो मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इस साल देखा जाए तो एवरेज टेम्परेचर खासकर दिल्ली के आसपास, इधर राजस्थान की तरफ काफ़ी कम हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन में। नया वैश्विक यहाँ पे ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन ट्रैकर महत्वपूर्ण सूचना और अंतरालों को दूर करेगा और एक एकीकृत और परिचालन ढांचा भी प्रदान करेगा। नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पेरिस समझौते का समर्थन करेगा और CO2 की निगरानी को और यहाँ पे मजबूत करेगा। ये आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है लगभग देखा जाए तो सिर्फ इन्हीं 2-3 गैसों का जो मात्रा है लगभग 50% तक यहाँ पे बढ़ गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा अभी जो कारक है, फैक्टर है, CO2 को यहाँ पे देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी किस शहर में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? जयपुर है, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, मुंबई में। मुंबई में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और इसका जो एम होगा, लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, नवाचार और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना। ये नवीन तकनीकें प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार करने और खनन के धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्ता बनाने में मदद करेंगे। खनिज अन्वेषण क्षेत्र में हो गया, वित्तीय संस्थानों और बैंकों में अग्रणी उद्योगों के साथ बातचीत शिखर सम्मेलन का भी एक महत्वपूर्ण इसमें हिस्सा होगा।